नमस्कार मित्रों, आप सभी का डीएस गुरु बांधवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जहां हमने पिछली वीडियो में हिंदी की क्रिया टॉपिक की बात की थी और उसे जहां हमने छोड़ा था आज हम वहीं से आगे प्रारंभ करेंगे। कुछ बातें हम जान लेते हैं ताकि हम आज की वीडियो को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हमने पढ़ा था कि क्रिया वह शब्द है जो कार्य की स्थिति, अवस्था आदि को दर्शाता है और हमने इसको दो भागों में विभाजित किया था, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। हमने इसे कर्म और संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था। कर्म के आधार पर हमने इसे फिर दो विभागों में विभाजित किया था, अकर्मक और सकर्मक। ध्यान रखें, अकर्मक का तात्पर्य है ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं है, वह अकर्मक है, और सकर्मक का तात्पर्य है ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता हो, वह सकर्मक कहलाएगी। देखिए मित्रों, हमने पिछली वीडियो में सकर्मक और अकर्मक का तुलनात्मक अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे सकर्मक के बारे में कि सकर्मक कितने प्रकार की है और हम उसे कैसे पहचाने, क्योंकि एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न पहचानने से संबंधित आते हैं और वही हमें आना चाहिए। तो देखिए, सकर्मक सकर्मक क्रिया को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक होती है एक कर्मक और दूसरा भाग कहलाता है इसका द्विकर्मक। जैसा कि नाम से विदित है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म कितने हों, एक। ऐसी क्रिया जिसके एक कर्म हो वह एक कर्मक कहलाएगी और वह क्रिया जिसके दो कर्म हो वो क्या कहलाएगी, द्विकर्मक कहलाएगी। अब ध्यान रखें, दो कर्म कौन कौन से होंगे, तो देखिएगा कर्म दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होगा सजीव और एक होगा निर्जीव। दो प्रकार के कर्म होंगे, सजीव और निर्जीव। एक कर्मक क्रिया में दोनों में से किसी भी एक प्रकार का कर्म आएगा, जबकि द्विकर्मक क्रिया में दोनों प्रकार के कर्म आएंगे। और ध्यान रखें, सजीव कर्म के साथ सदैव को चिन्ह का प्रयोग होगा और इसके साथ नहीं होगा, अर्थात निर्जीव कर्म जो होगा उसके साथ कभी भी को चिन्ह नहीं आएगा और सजीव कर्म के साथ सदैव को चिन्ह का प्रयोग होगा। परंतु होगा कब, जब क्रिया कैसी होगी, द्विकर्मक होगी, अर्थात वाक्य में तब दोनों कर्म होंगे, तब ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होगी। तो ध्यान रखें, एक कर्मक का तात्पर्य ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो और द्विकर्मक का तात्पर्य है कि ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो। तो देखिएगा आगे हम देखते हैं एक कर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म से कर्म कितने, एक, और द्विकर्म में कर्म कितने, दो। हमसे स्पष्ट है, द्वि यानी दो, एक यानी एक। ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक। जैसे पिताजी सब्जी लाए, उसी प्रकार से सीता ने चाय बनाई। रमेश फुटबॉल खेलता है। मामा जी पुस्तक लाए। राम ने रावण को मारा। इधर देखेंगे तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई।
मैंने भिखारी को कंबल दिया। सीता ने कुत्ते को खाना खिलाया। गणेश ने सुरेश को पुस्तक दी। मोहन ने राधा को पत्र लिखा। हाँ, तो देखिए मित्रों, जो हमने पहले पिछली वीडियो में जो सीखा था कि हमें क्रिया से दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको, और यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर या दो में से किसी एक का उत्तर मिलता है तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और यदि हमें इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं मिलता तो हम उसे अकर्मक कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सकर्मक की, तो ध्यान रखें, दो में से यदि एक का उत्तर मिले तो क्रिया एक कर्मक होगी, और यदि दो का उत्तर मिले तो क्रिया द्विकर्मक होगी। मैं फिर बता दूं, क्रिया से दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। यदि एक प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया एक कर्मक होगी, और यदि दो प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्रिया सदैव द्विकर्मक होगी। तो यहाँ प्रश्न करके देखते हैं, क्या लाए, तो सब्जी लाए। दूसरा प्रश्न कीजिए, किसको लाए, नहीं पता। अर्थात हमें एक प्रश्न का उत्तर मिला है, तो अतः इसमें कर्म कितने हैं, एक है, तो कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक। उसी प्रकार इधर देखो, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, एक उत्तर मिला। दूसरा किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई। यदि हमें दो का उत्तर मिले तो क्रिया द्विकर्मक, और एक का मिले तो क्रिया एक कर्मक। फिर देखिए क्या बनाई, छाया बनाई, एक का उत्तर मिला, क्रिया एक कर्मक हो गई। उसी प्रकार क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। दूसरा प्रश्न करो, किसको खेलता है, पता नहीं। अर्थात यदि एक प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो क्रिया एक कर्मक, यदि दोनों का आ रहा है तो द्विकर्मक। उसी प्रकार से क्या दिया, कंबल दिया, किसको दिया, भिखारी को दिया, दो का उत्तर आया। क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको, कुत्ते को खिलाया। तो क्या हुआ, दो प्रश्नों के उत्तर आए, तो यहाँ क्रिया कौन सी हुई, द्विकर्मक हुई। ठीक है। उसी प्रकार इधर देखो, क्या लाए, पुस्तक लाए, कितने का मिला उत्तर, एक का। फिर दूसरा प्रश्न करो, किसको लाए, पता नहीं, एक का मिल रहा है, क्रिया कौन सी हो गई, एक कर्मक। किसको मारा, रावण को मारा, क्या मारा, पता नहीं। अर्थात यहाँ भी एक प्रश्न का उत्तर मिला है, अतः क्रिया कौन सी होगी, एक कर्मक। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक होती है, दूसरी द्विकर्मक होती है। एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म उपस्थित हो, द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म उपस्थित हो। और जब हमें पता लगाना हो कि क्रिया सकर्मक अकर्मक होगी, कौन सी होगी, तो हम क्रिया से दो प्रश्न करते हैं, क्या और किसको। यदि उत्तर नहीं मिले तो हम उसे अकर्मक मानते हैं, और यदि दो में से किसी एक का उत्तर मिले तो क्रिया एक कर्मक होती है, और दोनों का मिले तो क्रिया द्विकर्मक होती है। तो यहीं पर हम कर्म के आधार पर जो हमारी क्रियाएं थी उन्हें यहीं समाप्त करते हैं, और जो दूसरा भेद था संरचना या प्रयोग के आधार पर, हम अब उसे पढ़ेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे संरचना प्रयोग के आधार पर। इसमें से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो है, पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी है सहायक क्रिया,
फिर है संयुक्त क्रिया। इनमें से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रेरणार्थक, फिर पूर्वकालिक, फिर एक नाम धातु है, फिर संयुक्त है, फिर सहायक क्रिया है, रंजक है। विभिन्न प्रकार से इसके 8 रूप हैं या 8 इसके भेद हैं, परंतु मुख्यतः हमारे एग्जाम में इन 3 में से ही प्रश्न आता है, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक। हम इन्हें अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से क्या तात्पर्य है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराए, क्या समझे? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य कर्ता से कार्य करवाता है। जबकि हमने अब तक पढ़ा है कि कार्य को करने वाला कर्ता होता है, परंतु यहाँ उसका विपरीत होगा, उल्टा होगा कि जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करवा करके किसी अन्य से कार्य करवाए, वो सदैव कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका मुख्य जो प्रश्न है उसे आप अच्छे से मस्तिष्क में रट लें या समझ लें कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता एक से अधिक होते हैं, अर्थात कम से कम 2 हों, एक से अधिक हों, कितने भी हो सकते हैं, वो क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक। पिछले एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह क्रिया कौन सी है जिसके वाक्य में 2 से अधिक कर्ता होते हैं, तो वह सदैव कौन सा होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि एक तो कार्य करवाने वाला होता है और एक कार्य करने वाला होता है। देखिए कैसे, जैसे सीता ने गीता से पत्र लिखवाया, घुड़सवार ने घोड़े को दौड़ाया, अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, पिताजी ने माताजी से चाय बनवाई, सुरेश ने मोहिनी से स्वेटर बनवाया। ध्यान रखें, हमने पढ़ा है कि कर्ता का जो कारकीय चिन्ह है वो ने होता है, अर्थात ने का प्रयोग किसके साथ होता है? कर्ता के साथ। यहाँ सभी वाक्यों में हम देखें कि ने का प्रयोग हुआ है और अपने से पहले वाले शब्द के साथ ने का प्रयोग हुआ है, अर्थात सीता, घुड़सवार, अध्यापक, पिताजी, सुरेश, ये सभी क्या हैं? ये सभी कर्ता हैं। क्या है भाई? कर्ता है। परंतु काम ये नहीं कर रहे, काम पत्र लिखने का तो किया गीता ने, दौड़ने का काम किया घोड़े ने, पुस्तक पढ़ने का काम किया छात्र ने, चाय बनाई माता ने, स्वेटर बनाया मोहिनी ने, अर्थात कर्ता स्वयं कार्य न कर रहा है, जबकि कार्य किसी अन्य से करवा रहा है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे कर्ता से, दूसरे संज्ञा से या सर्वनाम से कार्य करवाए, वो है हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता ने गीता से पत्र लिखवाया,
तो यहाँ पर सीता ने करता है, परंतु पत्र लिखने का कार्य सीता ने नहीं किया, किसने किया है? गीता ने किया। अतः यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है। उसी प्रकार से घुड़सवार ने का प्रयोग होते ही घुड़सवार क्या हो गया? कर्ता हो गया। परंतु घुड़सवार नहीं दौड़ा, दौड़ा किसको रहा है? घोड़े को। दौड़ कौन रहा है? घोड़ा। अतः यहाँ पर कर्ता काम नहीं करता, कोई दूसरा काम करता है। और देखिएगा, इसकी यदि ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक होती है कि प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं, प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है उनके अंत में वाया, वाई या वाये जुड़े होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया, वाई, वाये जुड़े होते हैं। जैसे लिखवाया में वाया जुड़ा है, दौड़ाया में आया जुड़ा है, पढ़वाई में वाई जुड़ी है, बनवाई में वाई जुड़ी है, बनवाया में वाया जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन सबके अंत में वाया, वाई, वाये जुड़े हैं। अतः यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। परंतु इसके अपवाद स्वरूप, जैसे देखिए घुड़सवार ने घोड़े को दौड़ाया, तो यहाँ दौड़ाए में वाया नहीं आया, परंतु हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया, किसी दूसरे से कार्य करवाया, अर्थात घुड़सवार स्वयं ने दौड़ करके घोड़े को दौड़ा रहा है। अतः यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी भाई? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ध्यान रखें, समझ लें, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्ता हो, एक से अधिक कर्ता हो, दो से अधिक हो सकते हैं, परंतु एक नहीं होगा। अन्य सभी क्रियाओं में एक कर्ता होगा, यहाँ पर एक से अधिक कर्ता होंगे। अतः वह क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में सदा वाया, वाई, वाये जुड़े होंगे और कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से कार्य करवाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे देखिए, अगली क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। नाम से, हिंदी में अधिकतर आप उसके नाम से समझने का अधिक प्रयास करेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे पिछली क्रिया में हमने पढ़ा प्रेरणार्थक अर्थात प्रेरणा देना, अर्थात व्यक्ति प्रेरणा देगा, दूसरे को प्रेरणा देकर के कार्य करवाएगा। यहाँ पर पूर्व यानी पहले, कालिक यानी समय में, अर्थात ऐसी क्रिया जो पहले के समय में हो चुकी हो और वर्तमान में नहीं हो रही हो, वो क्या है? पूर्वकालिक। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय, जो पहले के समय में हो गई अर्थात वर्तमान समय में जारी नहीं है, वो क्रिया क्या है? पूर्वकालिक। अर्थात अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके अन्य कार्य को प्रारंभ करता है, तो पहले समाप्त हुए कार्य की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या समझे कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करता है, अर्थात वाक्य में कितने कार्य होंगे? दो। एक कार्य पूरा हो गया होगा, दूसरा कार्य करेगा, जब प्रारंभ करेगा या कर रहा होगा, परंतु एक कार्य निश्चित रूप से समाप्त हो गया होगा। जब व्यक्ति एक कार्य को पूरा करता है तभी तो दूसरा कार्य प्रारंभ करता है। अर्थात जब कर्ता एक कार्य को पूरा कर दे, दूसरा कार्य प्रारंभ करे, तो पहले जो कार्य हुआ था उस कार्य की क्रिया सदा कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। उदाहरण के तौर पे समझिए इसको, मोहन
नहाकर सो गया। गणेश खेलकर घर आ गया। देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं, खेलना, आना, नहाना, सोना। तो पहले कौन सा काम किया है? नहाया, उसके बाद क्या किया? सोया है। तो पहले जो कार्य को समाप्त कर दिया, उस कार्य की क्रिया को हमने क्या कहा? पूर्वकालिक क्रिया। तो मोहन पहले नहाया, उसके बाद सो गया। तो पहले नहाया है, वो स्नान किया है, उसके बाद वो सोया है। उसी प्रकार गणेश पहले खेला है, उसके बाद घर आया है। तो पहले जो कार्य को समाप्त किया है, उस कार्य की क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आपका समय बचे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय हमें प्रश्न हल करने के लिए मिलता है और वहां देखने मात्र से यदि हमें उत्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। देखिए कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसके अंत में एक सदैव क्या जुड़ा होता है? कर शब्द जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? कर शब्द जुड़ा होता है। जैसे प्रेरणार्थक में हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में सदैव आया वाई जुड़े मिले, उसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? कर मिलेगा। देखिए कैसे? सीता खाना खाकर विद्यालय गई। पिताजी सोकर उठ गए। शिवानी चाय बनाकर पूजा करने लगी। तो देखिए यहां पर देखिए खाकर में क्या जुड़ा है? कर, सोकर में कर, बनाकर में कर। तो हम दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो पहला जो यूनिक है, जो सदैव काम करेगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा कि हमें वाक्य पढ़ना है, समझना है कि क्रियाएं कितनी हो रही हैं, दो हो रही हैं। तो पहले वाली जो क्रिया है वो क्या है? पूर्वकालिक है। अन्यथा फिर हम यहाँ देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या जुड़ा होता है? कर जुड़ा होता है। हमने देखा सीता खाना खाकर सो गई, तो इसमें कौन सी क्रिया है जिसके अंत में कर जुड़ा है? तो खाकर के अंत में जुड़ा है, अर्थात खाना क्रिया में जुड़ा है। तो यह क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक। उसी तरह पिताजी सोकर उठ गए, तो सोकर में क्या जुड़ा है? सोना क्रिया में क्या जुड़ा है? कर जुड़ा है। तो यह क्रिया भी कौन सी है? पूर्वकालिक। उसी तरह शिवानी चाय बनाकर पूजा करने लगी, तो चाय बनाकर बनाना में क्या जुड़ा? कर जुड़ा। अतः ये क्रिया कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। एक प्रश्न इससे बहुत बार आता है और वो प्रश्न ये है कि कौन सी क्रिया है जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होती है? वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका वाक्य के मध्य में बीच में प्रयोग किया जा सकता है या होता है, वह क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक है। बाकी सभी क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, या हिंदी की वाक्य रचना भी हमें यही समझाती है कि हमेशा क्रिया का प्रयोग कहाँ होगा? वाक्य के अंत में। परंतु यहाँ पर यह पूर्वकालिक एक ऐसी क्रिया है जो कहाँ पर प्रयोग होगी? वाक्य के मध्य में। तो ये प्रश्न आ सकता है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली, वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया कौन सी है? ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया इंग्लिश में जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और हमें पता है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है? तो वो क्या काम आती है? टेंस का पता लगाने के लिए, अर्थात काल निर्धारण के लिए। होती कौन कौन सी हैं? तो भाई इज होती है, एम होती है, आर होती है, वाज होती है, वर होती है, सेल होती है। ठीक है,
ये आदि क्रियाएं होती हैं। इसका मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब हैं, बहुवचन में प्रयोग होगा, वाज का था, वर थे, सेल का गा गे गी। जो सेल और जो बिल होते हैं उनका मतलब होता है गा गे गी। ये हमें क्या बताती है? टेंस बताती है। तो सहायक क्रिया भी वही है हमारे हिंदी में, क्या बताएगी हमें? काल बताएगी, समय बताएगी कि ये कार्य कब हुआ या क्रिया कब हुई। जैसे सविता सो रही है, गणेश कल जयपुर जाएगा, सुरेश पढ़ता था, है वर्तमान काल, का भविष्यत काल, था भूतकाल। तो क्या स्पष्ट हुआ कि जो सहायक क्रिया है वो क्या बताती है? वो काल बताती है। यही प्रश्न आता है कि काल का निर्धारण करने वाली क्रिया कौन सी है? तो सहायक क्रिया होती है। और वाक्य के अंतिम छोर में, अर्थात बिल्कुल अंत में, अंतिम ही अंतिम में कौन सी प्रयुक्त होती है? तो भैया वो सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए हमारी अंतिम है संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी युक्त हो, किनसे? क्रियाओं से। ऐसी क्रिया जिसमें कितनी क्रिया हों? तो भाई वहां पर क्रिया एक से अधिक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 होनी चाहिए। वो क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। देखिए कैसे, जैसे गणेश ने गाना गा दिया, सीता नाच आई, देखिए यहां पर 2 क्रियाएं हैं, गाना देना, और 2 क्रियाओं से मिलकर हमने एक क्रिया बनाई, तो वो क्या कहलाई? संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार सीता नाच आई, तो यहाँ पर भी नाचना आना, 2 क्रियाओं से मिलकर हमने एक क्रिया बनाई, तो वो क्या कहलाई? संयुक्त क्रिया। अर्थात जहां पर 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को हम मिला करके एक क्रिया का निर्माण करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे भिखारी ने खाना खा लिया। देखिए यहां पर 2 क्रियाएं हैं, एक तो खाना, एक लेना, और दोनों क्रियाओं को मिलाकर एक क्रिया हमने बनाई, तो वो क्या कहलाई? संयुक्त क्रिया कहलाई। क्रिया के भेदों के अंदर या प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के आधार पर क्रिया यहाँ तक हमने सीखी है, और उम्मीद है कि आपको यह क्रिया का जो भेद है या इनके जो टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया वो निश्चित रूप से आपको समझ आए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई या समझ आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।